हेलो एंड वेलकम बैक टू किड्स कॉमर्स जोन। सो दोस्तों, फाइनेंस अकाउंट स्नैक का एग्जाम आने वाला है। आई होप आपने प्रिपरेशन कर ली है। अब ये वक्त है कि जब आप, क्योंकि आपने बेसिक्स ऑलरेडी तैयार कर रखे हैं, तो आप सिर्फ एमसीक्यूज पे फोकस करो। जहां से भी आपको एमसीक्यूज मिलते हैं, सोशल मीडिया से, बुक से, यूट्यूब चैनल से, जितने एमसीक्यूज मिलते हैं ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने की कोशिश करो। तो काफी देर हो गई, कोई वीडियो आया नहीं, तो मैंने कहा कि एक बार फिर से एक सीरीज मैं शुरू करूं, एमसीक्यू सीरीज। इसमें कुछ एमसीक्यूज आपको मेरे चैनल पे मिलेंगे और कुछ आपको मिलेंगे विंग्स एक उड़ान पे। तो चलिए दोस्तों, आज पहला टॉपिक जो मैंने लिया है वो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। कोई भी टॉपिक एमसीक्यूज करने से पहले आप उस टॉपिक के बेसिक्स पहले अपने क्लियर कर लो, बेसिक्स को अच्छे से दिमाग में रख लो, उसके बाद आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करो तो आपके ज्यादातर एमसीक्यूज जो है वो सही निकलेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पहला एमसीक्यू टॉपिक है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। सो कैपिटल इज, कैपिटल क्या है? ए इंटरनल लाइबिलिटी, बी एक्सटर्नल लाइबिलिटी, सी इंटरनल एज वेल एक्सटर्नल लाइबिलिटी, डी नन ऑफ दिस। दोस्तों, लाइबिलिटीज दो तरह की लाइबिलिटीज हैं, दो तरह की, एक इंटरनल और दूसरी एक्सटर्नल, राइट? तो जो कैपिटल होती है इसको हम कहते हैं इंटरनल लाइबिलिटी। यानी याद रखो, लाइबिलिटी टूवर्ड्स, मैं लिख देता हूं, लाइबिलिटी टूवर्ड्स ओनर, यानी बिजनेस ने, ओनर ने जो पैसा लगाया है उसका जो पैसा वापस करना है उसको हम कहेंगे उसको कहेंगे कैपिटल। और कैपिटल क्या है? एक इंटरनल लाइबिलिटी। तो याद रखो, कैपिटल लाइबिलिटी है, लेकिन कैसी लाइबिलिटी है? इंटरनल लाइबिलिटी है। मतलब बिजनेस का वो पैसा जो बिजनेस ने ओनर को वापस करना है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल लाइबिलिटी या फिर कैपिटल। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज क्या हो गई? वो पैसा जो बिजनेस ने किसी बाहर किसी और का देना है। फॉर एग्जांपल, बैंक से कुछ पैसा लिया हुआ है, बैंक लोन है, वो पैसा देना है। क्रेडिटर्स हैं, जिनसे उधार में गुड्स खरीदी है, उनका पैसा देना है। या फिर कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, वो खर्चे जो अभी तक सर्विस तो ले लिया आपने, पे नहीं किए, तो ऐसी लाइबिलिटीज को हम बोलेंगे एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो यहां पर आई होप आपका आंसर आपको क्लियर है कि ए इसका आंसर रहेगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट एमसीक्यूज पे चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू इज गुड्स टेकन बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज। दोस्तों, अगर प्रोपराइटर ने गुड्स पर्सनल यूज के लिए खरीदे तो उसको हम क्या बोलेंगे? सबसे पहले मैंने कहा था कि अगर ओनर ने, मान लो राम एक ओनर है और उसने बिजनेस शुरू किया, सपोज करो 5 लाख से, तो ये जो 5 लाख उसकी क्या है? कैपिटल। तो बिजनेस में पैसा लगाया मतलब कैपिटल। लेकिन राम ने अगर इसमें से कुछ पैसा, मान लो 1 लाख रुपया वापिस ले लिया, 1 लाख उसने अगर वापस निकाल लिया, किसके लिए? फॉर पर्सनल यूज। ये आपको याद रखना है कि पर्सनल यूज के लिए अगर उसने पैसा निकाल दिया तो अकाउंटिंग टर्म में हम उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स। सेल का मतलब आपको पता है, जो चीज गुड्स हमने कस्टमर को बेची। परचेज यानी उस चीज को बेचने के लिए जब हमने वो चीज पहले खरीदी थी तो उसको परचेज कहेंगे, और वही चीज बेची तो उसको सेल कहेंगे। तो इन दोनों का मतलब मैंने बता दिया। और ड्रॉइंग्स क्या है? वो पैसा या गुड्स या कोई किसी भी तरह का एसेट अगर ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए निकालता है तो उसको हम सिंपली क्या कहेंगे? ड्रॉइंग्स। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स। जो पैसा हमें मिला या फ्यूचर में मिलने वाला है, क्यों? क्योंकि हमने गुड्स बेची हैं, उसको हम क्या कहते हैं? वो पैसा जो हमें मिल गया या फ्यूचर में मिलने वाला है गुड्स बेचने के बाद, उसको हम क्या कहेंगे? ए रेवेन्यू रिसिप्ट, बी कैपिटल रिसिप्ट, सी समटाइम रेवेन्यू रिसिप्ट एंड समटाइम कैपिटल रिसिप्ट, डी नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों, सबसे पहले रेवेन्यू रिसिप्ट कौन सी होती हैं? वो रिसिप्ट जो हमारे बिजनेस से, कोर बिजनेस से जनरेट हुई, वो रिसिप्ट जो हमारी रेकरिंग है यानी रेगुलर इनकम है हमारी, उसको हम बोलेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट। और कैपिटल रिसिप्ट क्या होती हैं? कैपिटल रिसिप्ट का मतलब वो हमारी रिसिप्ट जो नॉन रेकरिंग नेचर की है, कभी कभार होने वाली, जो कोर बिजनेस से, मेन बिजनेस से रिलेटेड ना हो। एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है? सेल ऑफ गुड्स, कोई इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट में आएंगी जो कि रेगुलर हैं, रेकरिंग नेचर की हैं। और कैपिटल रिसिप्ट में क्या आ गया? फॉर एग्जांपल सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, कोई हमने फिक्स एसेट को बेचा, वो हमारी क्या हो गई? कैपिटल रिसिप्ट। या ओनर ने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, ओनर्स कैपिटल कंट्रीब्यूशन, तो ये भी हमारी क्या है? कैपिटल रिसिप्ट। यानी ऐसी रिसिप्ट जो कभी कभार होने वाली रिसिप्ट हैं उनको हम कहेंगे कैपिटल रिसिप्ट, और जो रेगुलर नेचर की हैं उनको कहेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट। तो अगर हमने गुड्स बेची
तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो कभी कभार होने वाली है, इसका नेचर जो है रेगुलर है या फिर रेकरिंग नेचर की है। तो ऐसे रिसिप्ट को हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट। तो इस केस में भी इसका आंसर ए रहेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू इज अमाउंट पेड, जस्ट अ सेकंड, ठीक है, अमाउंट पेड, जो अमाउंट हमने पे किया, अमाउंट पेड और पेएबल अगेंस्ट परचेज ऑफ गुड्स, वो अमाउंट जो हमने पे कर दिया या फ्यूचर में पे करना है किसके अगेंस्ट, जो हमने गुड्स खरीदी, कोई भी हमने जो गुड्स खरीदी उसका जो पैसा हमने दे दिया या फ्यूचर में देना है, उसको हम क्या बोलेंगे, ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बी कैपिटल एक्सपेंडिचर, सी बोथ, ए एंड बी, डी नन ऑफ दिस। दोस्तों ये समझना बहुत जरूरी है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसे कहेंगे और कैपिटल एक्सपेंडिचर किसे कहेंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो हैं, जैसे कैपिटल रिसिप्ट्स और रेवेन्यू रिसिप्ट्स में बताया, सेम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए भी वही है, ऐसे एक्सपेंडिचर जो रेकरिंग या फिर रेगुलर बेस पे हैं, रेगुलर बेस पे हम करते हैं, जो हमारे बिजनेस को चलाने में हमारी मदद करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि सैलरी पेड, मैंने बिजनेस में सैलरी दी, ये ऐसा एक्सपेंडिचर जो रेगुलर है, मतलब हर महीने हमें देनी है, ये रेकरिंग नेचर का है, या रेंट पे किया, या किसी और तरह का एक्सपेंस जो हमारे बिजनेस को ऑपरेट करने में, बिजनेस को चलाने में हमारी मदद करे, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो हैं जो हमारा वन टाइम एक्सपेंडिचर हो या फिर नॉन रेकरिंग नेचर का हो, नॉन रेकरिंग नेचर, यानी ऐसे एक्सपेंडिचर जो कभी कभार होते हैं। फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ लैंड, अब जो जमीन हमने खरीदी, या परचेज ऑफ बिल्डिंग, जो बिल्डिंग हमने खरीदी, ये एक ऐसे एक्सपेंडिचर हैं जो नॉन रेकरिंग यानी कभी कभार होने वाले एक्सपेंडिचर हैं। ये हमारे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं और ये बिजनेस को चलाने में यानी ऑपरेट करने में, ऑपरेशनलाइज करने में हमारी जो मदद करते हैं, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो सैलरी अगर हम पे करते हैं या रेंट पे करते हैं, जो कि रेगुलर हमारा बिजनेस का एक्सपेंस है, रेकरिंग एक्सपेंस है, वो रेवेन्यू हो गया। और कभी कभार होने वाला एक्सपेंडिचर, वंस इन ए वाइल होने वाला एक्सपेंडिचर, उसको हम कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अमाउंट पेड और पेबल अगेंस्ट परचेज ऑफ गुड्स, जो हम गुड्स खरीदते हैं वो एक रेगुलर फीचर है। हम रेगुलरली गुड्स खरीदते हैं कस्टमर को बेचने के लिए। ऐसा नहीं है कि आज गुड्स खरीदे तो 10 साल के बाद खरीदेंगे, इस महीने खरीदी बिकेंगे, फिर अगले महीने फिर खरीदेंगे। तो ऐसे एक्सपेंडिचर जो रेगुलर हो या रेकरिंग हो, उनको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट इज गुडविल इज एन टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट, करंट एसेट, फिक्टिशियस एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिनकी कोई फिजिकल एक्सटेंस है। इंटेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं, जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। करंट एसेट्स कौन से होते हैं, जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए। फिक्टिशियस एसेट्स कौन से होते हैं, ये वो खर्चे होते हैं जो हमने कर लिए लेकिन जिसका बेनिफिट हमें आने वाले समय में मिलेगा। तो गुडविल एक ऐसा एसेट है जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, और ऐसा एसेट जिसको हम देख ना सके और छू ना सके, उसको हम क्या कहेंगे, इंटेंजिबल एसेट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज expenditure of revenue nature that give benefit for more than one accounting period is categorized as, ऐसा एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट हमें 1 साल से ज्यादा समय के लिए मिलेगा, उस एक्सपेंडिचर को हम क्या कहेंगे। तो दोस्तों वो एक्सपेंडिचर जिनका बेनिफिट हमें 1 साल से ज्यादा समय के लिए मिलता है, उसको हम बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे एग्जांपल, आप कोई ह्यूज एडवर्टीजमेंट करते हो, ऐड करते हो। अब ह्यूज ऐड मतलब जिसका अमाउंट बहुत बड़ा है, तो अगर आपने वो ऐड किया, इसका मतलब उसका बेनिफिट आपको 1 साल नहीं मिलेगा, 1 से ज्यादा साल के लिए मिलेगा। तो ऐसा एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट आपको मोर देन 1 ईयर मिले, लेकिन आप उसको, जैसे मान लो कि जो आपने एडवर्टीजमेंट की, इसका बेनिफिट आपको 5 साल में मिलने वाला है, और टोटल मान लो आपने 5 लाख का खर्च किया, तो इसका मतलब हर साल आपको 1 लाख का उसको बेनिफिट मिलेगा। तो ये वो खर्चा है जो आपने इस अकाउंटिंग पीरियड में कर दिया, लेकिन बेनिफिट क्योंकि आने वाले समय में मिलेगा, तो जिस साल जितना बेनिफिट हम उसका लेंगे, उस साल उतना ही अपने प्रॉफिट में से उस खर्चे को माइनस कर देंगे। तो ऐसे एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा समय के लिए मिले, उनको हम बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, जैसे मैंने कहा कि वन टाइम एक्सपेंडिचर, परचेज ऑफ लैंड, बिल्डिंग, फिक्स एसेट, इसका बेनिफिट भी 1 साल से ज्यादा समय के लिए मिलता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है
कि जो भी हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, कोई जमीन खरीदी, लैंड खरीदी, प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, फर्नीचर खरीदा, इसको यूज करने के बाद हम बेच भी सकते हैं, लेकिन ये वो एक्सपेंडिचर है जिसको हम बेच नहीं सकते। इसका बेनिफिट हमें जरूर मिलेगा, लेकिन इनको हम बाद में कैश में रियलाइज नहीं कर सकते। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो मैं आपको इससे पहले वाले एमसीक्यूज में भी क्लियर कर चुका हूं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सो नेक्स्ट एमसीक्यू इज ए पर्सन who owes money to a firm against goods sold is called। वो पर्सन जिसको हमने गुड्स उधार में बेची हैं या जिससे हमने पैसा लेना है क्योंकि हमने उसको उधार में गुड्स बेची हैं, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? ऑप्शंस आर क्रेडिटर, डेटर, बोथ एंड बी, नन ऑफ दिस। क्रेडिटर वो होता है जिसको हमने पैसा देना है। क्रेडिटर हमारी क्या है? लायबिलिटी है, यानी वो पर्सन जिससे हमने उधार में गुड्स खरीदी है और जिसको पैसा देना है। डेटर कौन हो गया? ये हमारा एसेट है, यानी वो पर्सन जिसको हमने उधार में गुड्स बेची हैं। क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी, लायबिलिटी मतलब अगर आपने कोई क्रेडिट में परचेज की है तो उस केस में जिससे भी आपने परचेज की वो आपके लिए क्रेडिटर है, एक लायबिलिटी है जिसको पैसा देना है। लेकिन जिसको आपने गुड्स बेची हैं, क्रेडिट सेल की है, जिसको भी आपने क्रेडिट सेल की, वो आपके लिए क्या है? वो आपके लिए एक डेटर है, यानी वो पर्सन जिससे आपने फ्यूचर में पैसा लेना है और किसी से भी फ्यूचर में पैसा रिसीव होना है, वो हमारा एसेट है। और किस तरह का एसेट है ये भी याद रखो, ये आपका करंट एसेट्स के कैटेगरी में आता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे आते हैं, तो आंसर इसका बी रहेगा। ए पर्सन टू हुम मनी इज ओड बाय फर्म फॉर परचेज ऑफ गुड्स इज कॉल्ड। अगर हमने किसी से गुड्स खरीदी और उसको पैसा देना है तो एक्सप्लेन मैंने यहीं पे कर दिया, जिससे हमने गुड्स खरीदी वो हमारे लिए क्या है? क्रेडिटर। तो ये मैंने इसी में एक्सप्लेन कर दिया, तो इसका आंसर मुझे लगता है अब एलोबरेट करने की जरूरत नहीं है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज परचेज रेफर टू द परचेज ऑफ। परचेज का मतलब क्या है? किस चीज की परचेज को हम परचेज बोलेंगे? ऑप्शंस आर गुड्स फॉर रीसेल, स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज, एसेट्स फॉर द फैक्ट्री, नन ऑफ द अबव। याद रखना दोस्तों, अकाउंटिंग टर्म्स में हमने पढ़ा था, परचेज हम उस चीज को बोलेंगे जो हमने खरीदी कस्टमर को बेचने के लिए या फिर रीसेल करने के लिए। कोई भी चीज जो आप खरीदते हो कस्टमर को बेचने के लिए, उसको हम क्या कहेंगे? परचेज। यानी वो गुड्स जो आपने वापिस अपने कस्टमर को बेच देनी है, खरीदी और बेच देनी है, उसको हम बोलेंगे परचेज। तो मींस गुड्स फॉर रीसेल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे आते हैं। ए लायबिलिटी अराइजेस बिकॉज ऑफ। लायबिलिटी यानी कर्ज। एक लायबिलिटी हमारे ऊपर कैसे आएगी? एक लायबिलिटी कैसे अराइज होती है, कैसे इंक्रीज होती है? ऑप्शंस आर कैश ट्रांजैक्शन। अगर हमने कुछ कैश में खरीदा तो उसमें हमारी कोई लायबिलिटी नहीं, फ्यूचर में हमें कोई पैसा नहीं देना क्योंकि ऑलरेडी हम कैश दे चुके हैं। देन बी इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब उधार में खरीदा। अगर हमने कोई चीज उधार में खरीदी तो वो हमारी क्या है? लायबिलिटी है। कैश एज वेल एज क्रेडिट परचेज। कैश परचेज हमारी लायबिलिटी नहीं होती, क्रेडिट परचेज जरूर होती है। तो जो ज्यादा सही इसमें आंसर वो है, वो क्या है? वो है बी, यानी क्रेडिट ट्रांजैक्शन। एक लायबिलिटी क्रेडिट ट्रांजैक्शन अगर हम करें तो एक लायबिलिटी हमारी जो है राइज या फिर इंक्रीज होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर इन बिजनेस। आई होप इसका आंसर तो आपको पता ही होगा कि जो प्रोप्राइटर बिजनेस में पैसा लगाता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कैपिटल। ये तो आपको पता ही होगा। स्टॉक इज वैल्यूड एट। स्टॉक को किस प्राइस पे हम वैल्यू करते हैं? ऑप्शंस आर ए कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू या मार्केट वैल्यू भी कहते हैं जिसे, विच एवर इज लेस। कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज हाई। कॉस्ट नेट रियलाइजेबल वैल्यू या मार्केट वैल्यू। दोस्तों कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म आपने पढ़ा था, उसने हमें यह बताया कि आप अपने क्लोजिंग स्टॉक को किस प्राइस पे वैल्यू करोगे? मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लेस। यानी आपको एक्सपेक्टेड गेन्स को कंसीडर नहीं करना है। तो अगर आपके पास स्टॉक है, उसकी मार्केट वैल्यू और कॉस्ट प्राइस दोनों आपके पास गिवन है, तो आपको अपनी बुक्स में उसको कैसे रिकॉर्ड करना है? इनमें से जो भी प्राइस आपका लेस होगा। सो आंसर इज ए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज बैंक ओवरड्राफ्ट इज। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? दोस्तों बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब
बैंक से ओवरड्रा करना यानी उससे ज्यादा पैसा ले लेना, ये एक शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी होती है। ज्यादातर जो बिजनेसमैन होते हैं जो अपना करंट अकाउंट बैंक में खोलते हैं उनको कुछ ये फैसिलिटी मिलती है कि जितना पैसा उनके पास है वो उससे ज्यादा निकलवा सकते हैं एक शॉर्ट टर्म के पीरियड के लिए, यानी विद इन 1 ईयर वो पैसा उनको वापस देना पड़ता है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी क्या है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज वो होती हैं जो विद इन 1 ईयर हमें पे करनी है। बी आंसर जो है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज वो हो गई जो मोर देन 1 ईयर हमें पे करनी है, एक से ज्यादा साल के लिए हमें अगर कुछ कर्ज वापस करना है तो वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कहलाएगी। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज वो होती हैं जो जिनका होना या ना होना फ्यूचर पे डिपेंड करे, विच मे और मे नॉट अराइज, तो ऐसी लाइबिलिटीज को हम कहते हैं कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज। तो आंसर इज शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इंक्रीजेस कैपिटल, इनमें से कौन सी टर्म है जो कैपिटल को इंक्रीज करेगी। दोस्तों कैपिटल इंक्रीज और डिक्रीज किन वजहों से होती है। इंक्रीज होने की वजह है अगर आप एडिशनल कैपिटल लगा दो, एडिशनल कैपिटल, या फिर प्रॉफिट, या फिर आपको कोई इनकम हो रही है, तो इन वजहों से आपकी कैपिटल जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। और अगेंस्ट इसका अगर आप ड्राइंग्स कर लो तो कैपिटल आपकी डिक्रीज हो जाएगी, या अगर आपका लॉस हुआ तब भी आपकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, या एक्सपेंस की वजह से भी आपकी कैपिटल डिक्रीज होती है। तो यहां क्वेश्चन क्या था, कैपिटल इंक्रीज कब होगी, तो इंक्रीज के क्या क्या कारण है, एडिशनल कैपिटल, प्रॉफिट या इनकम। तो देख लेते हैं, ड्राइंग्स से कैपिटल डिक्रीज होती है, लॉस से कैपिटल डिक्रीज होती है, एक्सपेंस से कैपिटल डिक्रीज होती है, तो प्रॉफिट से कैपिटल क्या होती है, इंक्रीज। तो ये मैंने लिखा था, सो आंसर इज डी, यानी प्रॉफिट होने से हमारी कैपिटल जो है वो इंक्रीज होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिक्स एसेट, इनमें से कौन सा है जो फिक्स एसेट नहीं है। फिक्स एसेट वो होते हैं जो हम खरीदते हैं लंबे समय के यूज के लिए, इस्तेमाल के लिए, नॉट फॉर रीसेल। फिक्स एसेट वो होते हैं जो रीसेल के लिए नहीं होते, जिनका इस्तेमाल बिजनेस में हम अपने रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए करते हैं। तो इसमें से कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिक्स एसेट, इनमें से कौन सा जो फिक्स एसेट नहीं है। बिल्डिंग हमारा फिक्स एसेट है क्योंकि इसका इस्तेमाल जो है लंबे समय के लिए किया जाता है, ये रीसेल के लिए नहीं खरीदी गई। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी भी हमारे फिक्स एसेट में आते हैं। बैलेंस विद बैंक, बैंक में जो बैलेंस है यानी हमारा पैसा जो बैंक में पड़ा है ये हमारा फिक्स एसेट नहीं है, तो इसका आंसर सी रहेगा। फिक्स एसेट की क्या डेफिनेशन है, जो लंबे समय के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, नॉट फॉर रीसेल, और जिनको एक साल के अंदर हम कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो ऐसे एसेट्स को हम बोलेंगे फिक्स एसेट। लेकिन बैलेंस विद बैंक वो एसेट है जो एक साल के अंदर, एक साल क्या अभी आप जाओ बैंक से जाके अपना पैसा उसी वक्त निकाल सकते हो, आपके पास आजकल तो डेबिट कार्ड भी हैं, तो आप वो पैसा कभी भी निकाल सकते हो, यानी विद इन 1 ईयर निकाल सकते हो। तो ऐसे एसेट जो विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाएं उनको हम बोलते हैं करंट एसेट। तो बैलेंस विद बैंक इज नॉट ए फिक्स एसेट, रादर इट इज ए करंट एसेट, ये भी याद रखो आप। गुडविल अगेन इज ए फिक्स एसेट और इंटेंजिबल फिक्स एसेट है, ये आपको मैंने इससे पहले एमसीक्यूज में करवा दिया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज वो होती हैं जो मोर देन 1 ईयर हमें पे करनी है। अगर मैंने कोई एक लोन लिया जिसकी ड्यूरेशन मुझे 5 साल तक पे करना है वो लोन, तो मेरी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, और अगर वही लोन मुझे 1 साल के अंदर पे करना है तो मेरी शॉर्ट टर्म या करंट लाइबिलिटी है। क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, इनमें से कौन सी है जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी नहीं है। देखिए पहले ऑप्शन छोड़ रहा हूं, बाद में डिस्कस करेंगे। टर्म्स लोन क्या है, टर्म लोन वो होते हैं जो हम अपने बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए लेते हैं, यानी ऐसा लोन जो हमारे बिजनेस में कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल कोई जमीन खरीदनी है, कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी है, तो ऐसे लोन का अमाउंट बहुत बड़ा होता है, तो इन लोन्स को हम जो है मोर देन 1 ईयर पे करते हैं, यानी 1 साल से ज्यादा समय के लिए लेते हैं, 1 साल से ज्यादा समय के लिए पे करते हैं, तो उनको हम बोलेंगे टर्म लोन। तो ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। डिबेंचर एक तरह का डेप्ट होता है, ऐसा लोन जो कंपनीज हैं पब्लिक से लेती हैं, एक सर्टिफिकेट इश्यू कर देती हैं, उस सर्टिफिकेट में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता है कि कितना इंटरेस्ट हमें हर साल दिया जाएगा, और यह भी लिखा होता है कि कितने पीरियड के बाद कंपनी वो पैसा अपने डिबेंचर होल्डर को या पब्लिक को वापस करेगी। तो ये भी मोर देन 1 ईयर वापस करना होता है, तो ये भी हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। कैपिटल अगेन लाइबिलिटी है, इंटरनल लाइबिलिटी, ये तो वो लाइबिलिटी है इंटरनल लाइबिलिटी जो तो सब बिजनेस जब बंद हो जाए तब हमें वापस करना है, ओनर को बिजनेस को जो पैसा वापस करना है, जब बिजनेस क्लोज हो जाता है उसके बाद ही वापस करनी, तो ये भी लॉन्ग टर्म है। क्रेडिटर एक ऐसी लाइबिलिटी है जो क्या है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी नहीं है, ये शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है, या फिर इसको हम
शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, या फिर इसको हम करंट लाइबिलिटी भी कहते हैं। तो क्रेडिटर यानी वो लोग जिनसे हमने गुड्स उधार में खरीदी हैं, जिनसे हमने परचेज उधार में किए, तो जिससे भी हमने उधार किया मोस्टली हम 15 दिन, 20 दिन या महीने के बाद उसको पेमेंट कर देते हैं। तो क्रेडिटर्स हमारी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी यानी वो लाइबिलिटी जो विद इन 1 ईयर हमें पे करनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर गुड्स, इसमें से कौन सी हैं जो गुड्स हैं। दोस्तों एक चीज मैंने बताई थी, सिंपल आप गुड्स के लिए ये याद रखो कि कोई भी ऐसी चीज खरीदी गई बेचने के लिए वो हमारे लिए गुड्स है, या वो हमारे लिए क्या है, परचेज। तो कोई भी ऐसी चीज जो खरीदी गई फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, उसको हम क्या बोलेंगे, गुड्स या फिर परचेज। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर गुड्स, इसमें से कौन सी है जो गुड्स हैं। मशीन मैन्युफैक्चर्ड फॉर सेल, वो मशीन जो हमने मैन्युफैक्चर की किसके लिए, बेचने के लिए। फर्नीचर परचेज फॉर सेल, फर्नीचर खरीदने के लिए बेचा गया। बुक्स एंड स्टेशनरी परचेज बाय बुक सेलर, बुक सेलर का काम बुक्स एंड स्टेशनरी बेचना है, तो उसने वो बुक्स एंड स्टेशनरी जो खरीदी वो भी। एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों अभी मैंने बताया कोई भी चीज जो आपने खरीदी या फिर मैन्युफैक्चर की किसके लिए, बेचने के लिए, उसको हम क्या कहेंगे, गुड्स कहेंगे। तो आंसर रहेगा डी यानी ऑल ऑफ द अबव। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सो नेक्स्ट एमसीक्यू इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेट, इसमें से कौन सा है जो एसेट है। आई होप ये तो आपको पता ही होगा। एसेट कौन सा है, मशीनरी एसेट है। और किस तरह का एसेट है, सबसे पहले ये भी याद रखो, एसेट है और किस तरह का एसेट है, फिक्स एसेट है। परचेज एक्सपेंस है। सेल्स रिटर्न, ये हमारी सेल्स को डिक्रीज करती है, जैसे सेल्स इंक्रीज होती है तो सेल रिटर्न डिक्रीज करते हो, तो ये हमारी इनकम में आएगा। वो इनकम जो हमारी बेसिकली इनकम को ही रिड्यूस करे। सेल्स मतलब जो हमने गुड्स बेची उससे रिटर्न हो गया, बेची हुई गुड्स का वापस आ जाना। और इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये भी हमारी इनकम है, राइट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेट, एसेट कौन सा था, आई होप क्लियर हो गया, मशीनरी। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लाइबिलिटी, इसमें से कौन सी है जो लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी मतलब कर्ज। फर्नीचर आपको पता है एसेट है, किस तरह का एसेट है, फिक्स एसेट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। रेंट पेबल, ये वर्ड याद रखो, पेबल इट मींस हमें फ्यूचर में पे करना है। और कोई भी पैसा या सर्विस जो हमें फ्यूचर में देनी है, जिसके लिए हम पैसा ले चुके हैं या फिर सर्विस ले चुके हैं लेकिन पेमेंट नहीं की, वो हमारी लाइबिलिटी है। तो एनीथिंग विच इज पेबल, एनीथिंग विच इज पेबल, चाहे वो गुड्स हो या चाहे वो कैश हो, चाहे वो सर्विस हो, अगर पेबल है इट मींस वो हमारी क्या है, लाइबिलिटी। तो ये हमारी एक लाइबिलिटी। इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये हमारी क्या है, ये इनकम में आ जाएगा। स्टॉक, ये हमारे एसेट्स में आ जाएगा। और किस तरह का एसेट, करंट एसेट। कोशिश किया करो कि जो आंसर आपको पता है वो तो पता ही है, लेकिन बाकी तीन के मतलब भी आपको पता हो, तो आपकी ज्यादा अच्छे से प्रिपरेशन होगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा ये तो हो गया। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेवेन्यू, इसमें से कौन सा है जो रेवेन्यू है। रेवेन्यू मतलब इनकम, रेवेन्यू का मतलब इनकम। तो परचेज हमारा एक्सपेंस है। परचेज रिटर्न, ये बेसिकली हमारी एक्सपेंस को ही डिक्रीज करती है जो गुड्स खरीदी। सेल्स हमारी क्या है, इनकम, या फिर इसको रेवेन्यू भी कहेंगे। और सैलरी पेएबल, अभी मैंने बताया एनीथिंग पेएबल इज ए लाइबिलिटी। आई होप आपको ये क्लियर है। तो सेल इसका सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सपेंस, इसमें से कौन सा है जो एक्सपेंस नहीं है। फर्नीचर, अगेन मैंने कहा था हमारा एसेट है। और किस तरह का एसेट है, फिक्स एसेट्स। सैलरी हमारा क्या है, एक्सपेंस। रेंट क्या है, एक्सपेंस। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक्सपेंस। यानी ये तीनों एक्सपेंसेस ने पूछा था एक्सपेंस कौन सा नहीं है, तो फर्नीचर हमारा एक्सपेंस नहीं है, ये हमारा एसेट है। और किस तरह का एसेट है, फिक्स एसेट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करेंगे। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बिजनेस ट्रांजेक्शन, इनमें से कौन सी है जो बिजनेस की ट्रांजेक्शन है। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, हमने गुड्स उधार पे खरीदी। एन एम्प्लॉय बीइंग डिसमिस्ड, एम्प्लॉय को नौकरी से निकाल दिया। प्रोपराइटर परचेजिंग ए कार फॉर ओन यूज, उसने अपने पर्सनल यूज के लिए गाड़ी खरीदी। और सेल ऑफ पर्सनल एसेट बाय द प्रोपराइटर, प्रोपराइटर ने अपने पर्सनल एसेट्स बेचे। देखिए दोस्तों एक ट्रांजैक्शन वो होती है जो बिजनेस की यानी लेन देन, यानी ट्रांजैक्शन का मतलब लेन देन, लेकिन ऐसा लेन देन जो बिजनेस के एसेट, कैपिटल या लाइबिलिटीज में चेंजेस लाए। अगर एम्प्लॉय एक डिसमिस हो गया तो उससे हमारे एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ओनर ने अगर कार खरीदी, लेकिन याद रखना अपनी पर्सनल सेविंग से, ये मैं यहां पे लिख देता हूं, अपनी पर्सनल सेविंग से, उससे भी बिजनेस के एसेट्स पे, कैपिटल पे, लाइबिलिटी पे कोई चेंजेस नहीं आएंगी। अगर उसने अपना कोई पर्सनल एसेट, ओनर ने अपना कोई पर्सनल एसेट बेचा
उससे भी हमारे एसेट कैपिटल लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन अगर हमने गुड्स खरीदी तो इससे हमारी एसेट कैपिटल लायबिलिटी में फर्क आएगा। और कोई भी ऐसी चीज जो बिजनेस की एसेट कैपिटल लायबिलिटीज में चेंजेस लाए यानी इंक्रीज डिक्रीज करे, उसको हम ट्रांजैक्शन बोलेंगे। अब इससे ट्रांजैक्शन कैसे हुई, गुड्स खरीदी, इसका मतलब हमारा स्टॉक बढ़ जाएगा यानी एसेट्स हमारे इंक्रीज हो जाएंगे, और उधार है, लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी भी हमारी इंक्रीज हो जाएगी। तो चेंजेस हुई पहले के मुकाबले, दोनों चीजें बढ़ गई, एसेट्स भी बढ़ गए और लायबिलिटीज भी बढ़ गई। तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे, ट्रांजैक्शन इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज द नेचर ऑफ कैपिटल। कैपिटल का नेचर क्या है, मुझे लगता है ये पहला क्वेश्चन जो इसमें एमसीक्यू था उसमें भी मैंने बता दिया। कैपिटल एसेट नहीं है, कैपिटल इनकम नहीं है, कैपिटल एक्सपेंस नहीं है, तो कैपिटल क्या है, लायबिलिटी। किस तरह की, मैंने बता दिया था, इंटरनल लायबिलिटी, मतलब लायबिलिटी टुवर्ड्स ओनर। आई होप ये क्लियर है। सेल इज रिकॉग्नाइज्ड एज रेवेन्यू। सेल को हम रेवेन्यू कब मानेंगे, ऑप्शंस आर व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल इज एंटर्ड इनटू, एट द पॉइंट ऑफ सेल और परफॉर्मेंस ऑफ सर्विस, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ क्रेडिट पीरियड अलाउड टू डेटर, या आफ्टर द मनी कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर। जब भी सेल को हम इनकम तब मानेंगे जब हम गुड्स को डिलीवर कर देंगे या फिर सर्विस हम प्रोवाइड कर देंगे। तो जब भी हमने अपनी गुड्स डिलीवर कर दी, अपनी जो है लायबिलिटी जो है डिस्चार्ज कर दी, अपनी ऑब्लिगेशंस खत्म कर दी, सर्विस या फिर सर्विस प्रोवाइड कर दी, तब हम उसको एज ए सेल को हम अपना रेवेन्यू यानी इनकम मानेंगे। सो बी इज द राइट आंसर, एट द पॉइंट ऑफ सेल और परफॉर्मेंस ऑफ सर्विस। जब हमने सेल की या सर्विस परफॉर्म की, डजंट मैटर कि आपको पैसा मिला या नहीं मिला, आपने एक बार गुड्स डिलीवर कर दी, इट मींस सेल हो गई, आप उसको एज एन इनकम रिकॉर्ड कर लोगे, वेदर अमाउंट इज रिसीव्ड और नॉट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। द नेचर ऑफ एक्रूड इनकम। भाई एक्रूड इनकम कौन सी होती है, ऐसी इनकम्स जो ड्यू हो चुकी हैं लेकिन आपको रिसीव नहीं हुई। तो जैसे मैंने वो पैसा जो ड्यू हो चुका लेकिन आपको रिसीव नहीं हुआ, आज ही के लेक्चर में मैंने बताया कोई भी ऐसा पैसा जो फ्यूचर में आपको मिलने वाला है, आपने सर्विस दे दी या आपने गुड्स डिलीवर कर दी लेकिन पैसा नहीं मिला, वो हमारा एसेट बन जाता है। तो नेचर ऑफ एक्रूड, एक्रूड मतलब ऐसी इनकम जो ड्यू हो गई लेकिन मिली नहीं, उसको हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू, लायबिलिटी, एक्सपेंस या एसेट। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एसेट। ऐसी कोई इनकम जो अभी मिली नहीं, मिल गई तो वो आपकी रेवेन्यू यानी इनकम हो गई, और नहीं मिली, मिलने वाली है, तब तक हमारे लिए क्या है, वो एसेट है। जब मिल जाएगी देन इट विल बिकम योर रेवेन्यू। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट अलाउड। ट्रेड डिस्काउंट अलाउ करते हैं। ए इज शोन सेपरेटली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इसको अलग से बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करते हैं। इज नॉट शोन सेपरेटली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इसको अलग से बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं करते। कैन बी शोन इधर सेपरेटली और डिडक्टेड फ्रॉम परचेज, इसको अलग से शो भी कर सकते हो, परचेज से भी डिडक्ट कर सकते हो। डी नन ऑफ द अबव। दोस्तों दो तरह के डिस्काउंट बताए थे, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट हम अपनी बुक्स में शो नहीं करते, सिंपली उसकी अलग से कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करते। जो भी हमारा प्राइस होता है उसमें से जितना डिस्काउंट हो, ट्रेड डिस्काउंट, वो माइनस कर दिया जाता है। तो इसको हम कहीं से भी अलग से शो नहीं करते हैं, सिर्फ जो भी वैल्यू प्राइस उसका वैल्यू होती है गुड्स की, उसमें से जितना डिस्काउंट हो वो सिर्फ लेस कर देते हैं, अलग से इसको शो नहीं किया जाता। चलो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इज नॉट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। दोस्तों फाइनेंशियल कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन वो होती है जिनकी कोई मॉनेटरी वैल्यू हो, जिनको मनी टर्म में मेजर कर सकें। ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन जिसकी मनी वैल्यू नहीं है। परचेज ऑफ एसेट ऑन क्रेडिट, भाई इसकी मनी वैल्यू है, अगर हमने एसेट कोई खरीदा चाहे उधार पे ही खरीदा, लेकिन उस एसेट की एक मनी वैल्यू तो होगी, तो इसकी ये एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। परचेज ऑफ एसेट फॉर कैश, ये भी एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, क्योंकि मैंने कहा जिसकी कोई मनी वैल्यू होगी। विड्रॉ ऑफ मनी बाय प्रॉपर्टर फॉर बिजनेस, इसकी भी एक मनी वैल्यू है, अगर बिजनेस से कैश जा रहा है तो उसकी एक मनी वैल्यू है। स्ट्राइक बाय एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय स्ट्राइक कर देते हैं तो इसकी कोई भी मनी वैल्यू नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, परचेज रेफर टू द बाइंग ऑफ। परचेज को हम क्या बोलेंगे, मैंने अभी बताया कोई भी ऐसी चीज जो हमने बेचने के लिए, कस्टमर को बेचने के लिए खरीदी, उसको हम परचेज बोलेंगे। तो परचेज रेफर टू द बाइंग ऑफ स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज, एसेट्स फॉर द फैक्ट्री, गुड्स फॉर रीसेल या इन्वेस्टमेंट। तो अभी मैंने बताया परचेज मतलब वो चीज जो आपने खरीदी कस्टमर को बेचने के लिए या फिर रीसेल के लिए, तो इसमें इसका आंसर रहेगा सी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट इज गुड्स मीन्स सेम, परचेज और गुड्स सेम ही है। जो आपने परचेज की वो गुड्स की ही परचेज है, मतलब गुड्स का मतलब वो चीज जो आपने कस्टमर को बेचने के लिए खरीदी। तो आइटम परचेज फॉर ओन कंजम्पशन गलत, आइटम परचेज फॉर डोनेशन गलत,
आइटम परचेज फॉर रीसेल, सही। तो सही जवाब इसका क्या है, गुड्स या परचेज उसको कहते हैं जो चीज हमने खरीदी फॉर रीसेल, सी इज द राइट आंसर। आउट ऑफ द फॉलोइंग एसेट विच वन इज नॉट एन इंटेंजिबल एसेट, भाई इंटेंजिबल एसेट किसे कहते हैं, जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। तो कौन सा ऐसा एसेट है जिसको हम देख नहीं सकते और छू नहीं सकते। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, पेटेंट is an intangible assets, trademark is an intangible asset, but investment is a tangible asset। तो कौन सा एसेट था जो इसमें से टेंजिबल नहीं है, वो क्या है, इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों ये थे आज के एमसीक्यूज। इन केस आपको इसके आंसर भी चाहिए तो ये इसके आंसर भी हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये रहा आज का लेक्चर। नेक्स्ट जो लेक्चर बनने वाला है वो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पे, वो आपको मिलेगा विंग्स एक उड़ान पे। तो कल आपको वो लेक्चर मिलेगा। बस आपको याद ये रखना है कि एक लेक्चर आपको किंग्स कॉमर्स जोन और एक विंग्स एक उड़ान पे मिलेगा। अब मैंने लेक्चर का नाम बता दिया, आप उसकी प्रिपरेशन पहले से करके रखो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और कंसेप्ट पढ़ लो, उसी से रिलेटेड एमसीक्यूज कल मैं आपको करवाऊंगा। आप साथ साथ करते रहना सो दैट आप देख सको कि आपने कितने सही कितने गलत किए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।